नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों से निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली है। अधिकारियों ने बताया है कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्य शामिल है। इसके पूरा होने से दूरदराज से आने वाले पर्यटकों को हल्द्वानी में एक पर्यटन का डेस्टिनेशन मिल जाएगा, जिससे वे अलग अलग तरह की वनस्पतियों को और बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घूमकर आनंद ले सकते हैं। 90 हेक्टेयर, जिसमें से लगभग 40 या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां से भी होगी हम उसको लाने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की नई टीम के गठन के बाद से ही उनकी टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिन रुड़की से आए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, इसके बाद पार्टी के नेता असहज दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया है कि कार्यकर्ताओं के तालमेल बैठाने के बाद से ही सूची जारी की गई है। कई लोगों को नाराज होते हैं, उनको परिवार में ही सुलझाने का काम किया जाएगा। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद में कहीं पर भी कोई विवाद नहीं। कुछ कार्यकर्ता कल जरूर आए थे, उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही। माननीय अध्यक्ष जी ने उनकी बात सुनी और उनको समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया और उनको आश्वस्त करके भेज दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अखबारों में बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। देहरादून नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में अपने लक्ष्य के सापेक्ष करीब 52 करोड़ रुपए की राशि टैक्स से वसूल हुई, लेकिन अभी भी 35 से 40 हजार टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने नगर निगम में अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। करीब 20 करोड़ का हाउस टैक्स इन बकायेदारों पर है। ऐसे में नगर निगम इन बकायेदारों पर अब 12% ब्याज के साथ टैक्स वसूल करेगा। साथ ही बार बार नोटिस देकर भी टैक्स अदा न करने वाले प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई करेगा। 5 अप्रैल के बाद उन बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। जो बड़े संस्थान हैं उनके विरुद्ध नोटिस देने के बाद में वारंट की कार्रवाई की गई है और 31 मार्च तक का हमने लक्ष्य रखा गया था। उनके द्वारा 31 मार्च से पहले ही, मतलब उनके प्रतिष्ठान जो सील होने की संभावना थी, सील होने से बचने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ भवन का जमा करा दिया। ऐसे काफी नर्सिंग होम भी है और इसमें एक विशाल मेगा मार्ट भी सम्मिलित है। जो कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा भवन का जमा कर दिया गया है। ऐसी बहुत सी हैं जो लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कि जिसके अंतर्गत जो उनके द्वारा पहले कार्रवाई से बचने की कोशिश की जा रही थी। बहुत से ऐसे मैटर भी हैं जो वो माननीय न्यायालय में चले गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी उनको निर्देशित किया गया है कि एक ड्यू टाइम के अंदर वो जमा कर दें और जिनको स्टे मिला है वो आगे की प्रोसेस में है। आगामी गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने कमर कस ली है और इसी के तहत तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी सबके बीच जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि गर्मियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल विभाग के पास 72 पानी के टैंकर हैं, जिनसे पेयजल की किल्लत को दूर किया जाएगा। 219 किराए की टैंकरों को भी चिन्हित किया गया है, जो आवश्यकता के मुताबिक पेयजल की किल्लत को दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही विभाग ने 192 शहरीय मोहल्लों को चिन्हित किया है जहां पेयजल की किल्लत होती है और 346 से ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा।
देखिए, गर्मियों की पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर हैं और 219 किराए के टैंकर चिन्हित कर लिए गए हैं, जो आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 192 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 346 बसावटें हैबिटेशन चिन्हित की गई हैं, जहां पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा एक घंटा ही चलती है, इससे ज्यादा नहीं रहती हैं, तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही, पर उतनी ज्यादा नहीं है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के विकास संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत विभिन्न वहां सहायतित एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहयोग प्रदान करने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उत्तराखंड को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिया गया है, जिसके तहत रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी को 4 धाम यात्रा, आदि, कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का न्योता भी दिया। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के दौरान यात्रियों को अब गर्मी में वजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। एआरटीओ कार्यालय में वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने किया है। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री धामी खुद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मात्र 20 दिन बचे हैं। योग नगरी ऋषिकेश में अपने यहाँ की सम्मानित मेयर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, रोटेशन समिति के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ आज हम ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ करने जा रहे थे। और जो ग्रीन कार्ड बनाने के लिए यहाँ हमारे व्यवसायी आएंगे, निजी वाहन स्वामी आएंगे, यात्री और अन्य लोग आएंगे, उनके प्रतीक्षालय का आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। इस बार जैसे आप जानते हैं विगत वर्ष से ग्रीन कार्ड का कार्य ऑनलाइन है, तो विगत वर्ष उसमें जो भी कमियां आई थी उन सभी को दूर करके इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था को और भी स्मूथ बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में ग्रीन कार्ड का जो हमारा सेल है उसको नए सिरे से हम लोगों ने डिजाइन किया है और बेहतरीन स्टाफ के साथ अच्छी सेवाएं देने के लिए परिवहन विभाग प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के लिए जल्द प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का फैसला बीजेपी सरकार ने किया था और अभिभावकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया। अब एक बार फिर से उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री उनके शासनकाल में
उनका प्रयास यही रहा था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूलों में लागू हों ताकि छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या फिर अन्य शिक्षण पाठ्यक्रम सभी एनसीईआरटी के सिलेबस से जुड़े हैं। मौजूदा समय में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू नहीं हो पा रही हैं। मैं इसके लिए अपने विभागीय मंत्री जी से मिलूंगा मैं, और निश्चित ही एनसीईआरटी यह जो किताबों का चलन इस उत्तराखंड प्रदेश में हमारी सरकार ने किया, यह बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की किताब है। जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को ही अपना बेस मान के प्रतियोगिता में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। मंत्री को मिलना ऐसा। सितारगंज में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ और मेरा घर राहुल का घर अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, जिस कारण राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई। कांग्रेसी को कहना है कि राहुल गांधी के बंगला खाली करने के नोटिस देने के बाद हर कांग्रेसी का घर राहुल गांधी का घर है। जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज उठाई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और जो पदयात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार घबरा गई। और जो सवाल उन्होंने पूछे उनका जवाब देने के बजाय कि संसद में कोई सवाल ना पूछे उनसे, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है पहले सजा कराई गई, उसके बाद बहुत जल्दी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, फिर उनको घर से भी बेघर करने का काम जो नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के तहत हम जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरे महीने भर का है। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर कांग्रेस ने जब देश के आजादी के लिए लड़ा, तब से आज तक सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तब फिर देश को कहां ले जाएगा, कहां जाएगा देश, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब देखे कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी का नाम होने लगा, उन्होंने यात्रा निकाला भाजपा के विरोध में कि भाजपा ने जहां पर महंगाई की तरफ से एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उन पर कोई मानहानि का मुकदमा दायर नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाकर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को शर्म आती है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया। राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और मुद्दों पर कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है। भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष कांग्रेस की जिम्मेदारी है। जो लोग राज्यों और धर्मों। अब खबर बाजपुर से है, जहां आईपीएल के सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाज का कारोबार शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को सट्टा खिलवाया जा रहा है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 15 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके क्रम में कल दिनांक 1/4/2023 को मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा सूचना दी गई कि ये महाराजा पैलेस जो दोराहे पर होटल है, उसमें जो है कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं। इस पर हमारे एसएसआई विक्रम धामी के द्वारा एक टीम गठित की गई। मैं भी सही मौके पर गया था बाद में,
तो इन्होंने उस पैलेस में, महाराजा पैलेस में जो छापामारी की तो उसके 2 मंजिली भवन में जो है 15 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमण पर चलाए जा रहा बुलडोजर अब जल्द ही पैठाणी बाजार पहुंचने जा रहा है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पैठानी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार बुलडोजर चलाने से पहले व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार बाजार तोड़ने से पहले व्यापारियों और स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा दे, जिससे इनको बेघर और बेरोजगार होने से बचाया जा सके। लेकिन मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, उस बाजार में सड़क बनने से पहले से मकान और दुकानें हैं, सड़क बाद में बनी है, तो सरकार उनका मुआवजा दे और उसके बाद जो आवश्यक चौड़ा करना है उसको करे। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा कि बस मेरा वाहन फंस गया तो तोड़ दो वहां, ये ठीक नहीं है। आप उनका मुआवजा दें और मुआवजे के बाद वो सड़क को चौड़ा करें, मुआवजा लोगों को मिलेगा, लोग अपना मकान खुद ही पीछे कर लेंगे उस मुआवजे के हिसाब से। लेकिन ये कि बिना मुआवजे के लोग अपना मकान तोड़ दें, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। यह है कि या तो इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने या सरकार ने पहले तो किसी को सूचित नहीं किया, जब मकान बन रहे तब तो किसी को सूचित किया नहीं, किसी को बताया नहीं। अब अचानक ही जो है कल नोटिस दे दिए हैं पूरे, तो इससे तो लोग बिल्कुल पलायन हो जाएगा। एक तो सरकार कह रही कि नहीं यहाँ पलायन रोको, और दूसरी तरफ ये कह रही कि तो उसका समाधान भी निकल सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो यह तो थोड़ा सा यहाँ बाईपास का भी विकल्प है, और एक थोड़ा सा लोग अपने दुकानों के आगे जो 1-1 मीटर या जितना भी संभव है वो तोड़ देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। देखिए सर, अगर दुकान पे अतिक्रमण होगा, अगर दुकान टूटेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ किराए पे आ रखे 5-6 साल हमें यहाँ हो गए, तो हम लोग, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो क्या मांगते हैं कि ऐसे ना हो, ऐसे ना करें। अब कोई भी हो, सबका रोजगार यही है, सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग? कहीं लोग कहते हैं यहाँ पे कि नौकरी छोड़ के घर पे आ रखे हैं। ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने को लेकर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग बिंदु खत्ता एवं पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने जुलूस निकाला। हल्दूचौड़ के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक में इकट्ठे होकर गोला रोड और मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआं तक पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला है। सभी पूर्व सैनिकों ने एक जनसभा भी की और अपनी मांगों को विस्तृत रूप से रखा। रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया प्रभारियों का। हमारे पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हमारे ओपीआर उसमें, तो उसको दूर करने की मांगे हैं। नंबर 1 फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी, तो ये हमारी तो ये जो आज तक 2019 में जो हमारी फर्स्ट ओआरओपी का जो विसंगतियां आई, तो सेकंड में बिल्कुल भी इसको दरकिनार करके उन्होंने जेसो द्वार को अलग कर दिया और अफसर को आगे बढ़ा दिया। 5 मांग है हमारी: एमएसपी, इक्वल मैजॉरिटी सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन। क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगना है उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बढ़ा जिस रेशियो से, वही रेशियो से हमारी महिलाओं का बढ़ना चाहिए। तीसरा हमारा है, चौथी बात हमारी है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई भी नहीं होता है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील अंतर्गत खुरपिया फार्म में विवादित भूमि का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खुरपिया फार्म में न्यायालय के आदेश पर भूमि का कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने 35 पूर्व
कामगारों के परिजनों को आवासीय भूमि दान देने की घोषणा कर दी है। के खोरपिया में स्थित केसर एंटरप्राइजेस की विवादित भूमि पर सरकारी तंत्र के सहयोग से कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह पुत्री जीवन लाल ने विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज 35 परिवारों को रिहायशी भूमि को दान करने की घोषणा की है। इससे पूर्व फार्म स्वामी पन्ना विनय शाह के फार्म हाउस पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भूमि दान देने की घोषणा कर आभार जताया। प्रेरणा पिताजी की वैसे उनको भी स्वभाव दे देना, जिसका है उसको देख के अच्छा काम करना, वो था वही हमें याद आया, वही भगवान ने करवाया हमको। और मोदी जी ने और ये दोनों जन वही करते हैं देश के लिए कि उसका उन्नति होए और लोग भी खुशी होए। खुशी से जो रहते हैं उसका जीवन भी अच्छा जाता है, देश के लिए और अपने लिए दोनों का। मतलब सब मर गए सब। हाँ, हमारे आदमी यहाँ बंगले में मालीगिरी करते करते मर गए, लेकिन रोज धमकी देते हैं कि ये गांव उठाएंगे, गांव उठाएंगे। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये मैडम के आने से हमें सर बहुत खुशी मिली है, बहुत ताकत मिला हमें। नीट की वो कोचिंग कर रहा है और मेरी बेटी बार में पढ़ रही। मैंने कहा हमारा नेट का कनेक्शन हो जाए और हमको सारी सुविधा मिल जाए बस। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम कह रहे बस आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा आपका। तो अब तो मैडम ने कह दिया है कि जो जहाँ पे बसा हुआ है वो बसा रहेगा वहीं पे। हाँ, वो वहीं रहेंगे। तो कैसी खुशी है यहाँ पे? बस खुशी का माहौल है, देख रहे हैं आप। सल्ट अरमोड़ा के विकास खंड सल्ट के मछोड़ मंडल के बीजेपी मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी के नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सल्ट के डबरा सौराल टोटाम बूथ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण समेत केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मचौड़ गुड्डी देवी ने कहा कि बीजेपी बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर आयोजित किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Services at optimal cost with the